नमस्कार। मैं लेखक प्रदीप खरे आज आप सभी के सम्मुख एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो कि बहुत ही भयानक और श्रापित है। जी हां, कहानी का नाम है चंबल की पीड़ा। जी हां, चंबल मेरे लिए एक सिर्फ नदी या वादी नहीं है, बल्कि यह मेरी संपूर्ण चेतना का आधार है। मैं शाक नदी के लहरों में बसे एक छोटे से ग्राम सपचौली में जन्मा छोटा सा बालक। मेरी आयु लगभग 18 वर्ष है और आज इतनी छोटी आयु में मैं इतनी बड़ी गाथा कहने जा रहा हूं। अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करना। और हां, इस कहानी का संपूर्ण श्रेय मैं अपने आदरणीय पिता श्री दर्शन सिंह जी को भेंट करना चाहता हूं। अब मेरा परिचय पूर्ण हुआ। अब कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। कहते हैं नदियां हमारे जीवन का प्रवाह है। नदियां प्राय पवित्र मानी गई हैं। वे किसी न किसी आध्यात्म से जरूर जुड़ी हुई हैं। हमारे भारत देश में नदियों को मां का सम्मान प्राप्त अपितु दर्जा प्राप्त है। नदियों को इतना पवित्र माना जाता है कि उनके नाममात्र दर्शन से ही पापों से मुक्ति और संपूर्ण जीवन को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भारत में नदियों का उद्गम एक प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि एक न एक कथा है। उनके नामकरण के पीछे कोई न कोई आख्यान है। परंतु हमें इन सब बातों से क्या लेना देना। हमें तो कहानी कहनी है अपनी चंबल की गाथा। जी हां, चंबल एक ऐसी नदी है जो घाटी ना होते हुए भी चंबल की घाटी के नाम से दुनिया में सुप्रसिद्ध है। चंबल एक ऐसी नदी है जो मां होकर भी ना ये पूजी जाती है और ना ही इस नदी के जल से पापों से मुक्ति मिलती है और ना ही इस नदी के जल से मोक्ष की प्राप्ति। शताब्दियों से चंबल एक अभिशप्त नदी है। चंबल ने प्रभाग के एक बड़े भूभाग के सामाजिक आर्थिक स्वरूप को बदल डाला है और चंबल प्रतिशोध का पर्याय बन गई है। चंबल आज भी अभिशप्त है। चंबल को अज्ञात शाप से मुक्त कराने के लिए आज तक कोई भागीरथ पैदा नहीं हुआ है। चंबल को हालांकि महाभारत में पुण्य माना गया है, लेकिन इस नदी का नामकरण एक ऐसी घटना से जुड़ा है जो इसके वर्तमान और भविष्य के लिए घातक बनकर रह गई है। महाभारत के अनुसार महाराज दुष्यंत के वंश के एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम था रंतिदेव। रंतिदेव भरत वंशज माने जाते थे। राजा रंतिदेव को अतिथि सत्कार का बड़ा ही शौक था। माना जाता है कि उन्होंने अतिथि सत्कार के असंख्य गायों का वध किया और
इन्हीं गायों के रक्त प्रवाह से बनी नदी को जन्मवती नाम दिया गया, जो कालांतर में चंबल कहलाई। चंबल के इस जन्म की दूसरी कथा कालिदास रचित मेघदूत में भी वर्णित है। कालिदास मानते थे कि चंबल का जन्म कामधेनु की बेटी सुरभि अनुकंपा से हुआ था। चंबल का उल्लेख भागवत, मार्कंडेय पुराण, वायु, ब्रह्मांड, मत्स्य और कुर्मा पुराणों में भी मिलता है। मालवा की गोद में जन्मी चंबल दरअसल कहे तो विंध्य की बेटी है। इंदौर जिले के महू तहसील की जानापाव पहाड़ी पर स्थित एक तालाब से निकली हुई चंबल उत्तर पूर्व की ओर बहती है। चंबल के उद्गम स्थल पर एक मंदिर भी है, उसे जनकेश्वर मंदिर कहते हैं। मुरैना भिंड में आने से पहले चंबल मध्य प्रदेश की सीमा से राजस्थान में प्रवेश कर कोटा को जीवन देती है। वहां से बूंदी जिले से होती हुई पुनः मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। मध्य प्रदेश में वापसी का प्रवेश द्वार मुरैना और भिंड की धरती बनती है। करीब 60 किलोमीटर के लंबे भूभाग में चंबल ने जो विकराल स्वरूप धारण किया है, उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चंबल का पाट 200 से 400 मीटर तक चौड़ा है। चंबल के जल प्रवाह ने भिंड, मुरैना जिलों में खेती की मिट्टी को इतनी बुरी तरह काटा है कि किसी समय चौरस रहे स्वर्णगरवा खेत बीहड़ में तब्दील हो गए। यही बीहड़ चंबल की आन से जुड़े बागियों और डाकुओं के लिए सरल स्थल बन गए। यही बीहड़ चंबल की आन से जुड़े बागियों और डाकुओं के लिए शरण के स्थल बन गए। कहते हैं कि जब से चंबल है, तब से ही भिंड और मुरैना की बीहड़ है, तब से ही इलाके में बगावत है। बीहड़ बागियों के लिए शरण स्थल बन गए। शताब्दियों से यह कहानी चली आ रही है। सरकारी प्रयत्नों से इतने बीहड़ों को समतल कर खेती लायक बना जाता है, उससे 2 गुना जमीन हर साल बीहड़ में तब्दील हो जाती है। लगता है राजा रंती देव के हाथों मेरी निरीह गायों का श्राप चंबल की गोल में पल पल बढ़ रहे राजा रंती देव के वंशजों को मिल रहा है। फिर भी चंबल का पानी राजा रंती देव के वंशजों को तबाही के लिए नहीं, बल्कि बिजली बनाने के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। चंबल के इसी वरदानी रूप से गदगद होकर मैं प्रदीप खरे लेखक चंबल की स्थिति की लेखा कला की यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद आप सभी सुनने वालों का।